नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रेंच ज्योग्राफर्स। फ्रेंच ज्योग्राफर्स में एक दो जो पुनर्जागरण काल में हमने पहले भी पढ़ लिए थे, फिलिप बुआचे जैसे, और वर्तमान में हम सभी को एक लिस्ट फॉर्म में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एक एक का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं अपन जो फ्रांस से जो भूगोलवेता हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो है विडाल डी लाब्लास का। और यहाँ जो टेबल लिखी हुई है इसमें ये लीप्ले और लूसियन फेब्रे, ये डिमांजिया, और इसके बाद आएंगे। टाइम पीरियड आपको दिख रहा होगा 1872 है। और इनका अगर देखें लीप्ले का 1876 और 1878 है, तो ये कहाँ जाएंगे, इनके बाद आएंगे। अल्बर्ट डिमांजिया के बाद आएंगे लीप्ले और लूसियन फेब्रे। तो आप इसको जब टेबल बनाओ तो विडाल डी लाब्लास से स्टार्ट करके इन दोनों को नीचे लिखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, इनका एक समरी लेते हैं अपन, किस प्रकार से आपको अध्ययन करना है इसका। तो सबसे पहले विडाल डी लाब्लास को पढ़ेंगे। इनका टाइम पीरियड है 1845 से 1918। और नेक्स्ट है जीन ब्रूस 1869 से 1930। अल्बर्ट डिमांजिया 1872 से 1940, और इनके बाद आ जाएंगे लीप्ले 1876 से 1956 और लूसियन फेब्रे 1878 से 1956। हमने इन सबको टेबल फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि हमें पता चल जाए, एक तो इनके नाम ही याद हो जाए कि हाँ ये फ्रांसीसी भूगोलवेता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा अलग है, 3 जर्मन दे देंगे, एक फ्रांसीसी दे देंगे, या फिर तीन फ्रांसीसी दे के एक कोई जो ग्रीक दे देंगे, या फिर जर्मन दे देंगे, अमेरिकन, ब्रिटिश, कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको यही करना है, जब भी आप किसी स्कूल ऑफ थॉट को स्टार्ट करें तो उससे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है, टेबुलेटेड लिस्ट बनानी है, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ हमें इनका अध्ययन करना है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, जीन ब्रूस 1869 से 1930, अल्बर्ट डिमांजिया 1872 से 1940, इनके बाद वो दो आ जाएंगे। और फिर इसके बाद डिफाउंटे 1894 से 1978। नेक्स्ट है ब्लिंचार्ड, आर ब्लिंचार्ड इनका पूरा नाम है, आर ब्लिंचार्ड। इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे आगे लेक्चर में। नेक्स्ट है इमैनुअल डी मार्टोनी, टाइम पीरियड है इनका 1873 से 1955। नेक्स्ट है आंद्रे सिगफ्रिड, इनका डिटेल में स्टडी भी करेंगे अपन। आंद्रे सिगफ्रिड का टाइम है 1875 से 1959। और मैक्सिमिलियन सोरे, इनका 1880 से 1962। जीन गोटमैन का है 1915 से 1994। इन्होंने जो नगरीय भूगोल है उसमें काम किया था और राजनीतिक भूगोल में भी काम किया था। जे अंसेल जो हैं ये हाउस शोफर के विरोधी थे। और एम डुबोए, इन्होंने उपनिवेशिक भूगोल पर कार्य किया है। नेक्स्ट पियरे गोरू है, इनका भी उष्णकटिबंधीय संसार नाम से इनकी बुक थी और इनका भी उपनिवेशिक भूगोल पर कार्य है। जी हार्डी, इन्होंने भी फ्रांस में उपनिवेशिक भूगोल पर कार्य किया है। तो आप भी अच्छे से इनको डिस्क्राइब कर पाओगे, इनका विवरण दे पाओगे जब हम इसके डिटेल में स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसको टेबुलेटेड फॉर्म में आप लिख सकते हैं नेक्स्ट, और इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं आप अच्छे से, ताकि आप अध्ययन कर पाएँ। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका अध्ययन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अपन फिलिप बुआचे। फिलिप बुआचे को हमने पहले भी पढ़ लिया था, पुनर्जागरण काल जो पढ़ा था उससे पहले उस टाइम हमने पढ़ा था फिलिप बुआचे को। अगर आपको याद नहीं हो तो आप फिर से इसको देख सकते हो, एक बार यहाँ भी पढ़ सकते हो और उस लेक्चर में जाके भी आप इसको स्टडी कर सकते हो। देखते हैं, फिलिप बुआचे प्रथम विद्वान हुआ जिसने तत्कालीन प्रचलित जनसंख्या व आर्थिक दशाओं के आंकड़ों को प्रशासनिक इकाइयों में प्रदर्शित करने की विधि की आलोचना की। प्रशासनिक इकाइयों के हिसाब से आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिए, वो प्राकृतिक जो इकाइयां हैं उनके आधार पर उनका प्रदर्शन होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। देखते हैं, भौगोलिक सूचनाएं प्राकृतिक प्रदेश नेचुरल रीजन के ढांचे में ही प्रदर्शित की जानी चाहिए। नदी बेसिन को यह सर्वोत्तम प्रदेश मानता था। इसके साथ ही ये इनका हो गया फिलिप बुआचे का, नदी बेसिन को सर्वोत्तम प्रदेश मानता था। और नेक्स्ट आ गया बैरन कोकुएबर्ट। बैरन कोकुएबर्ट जो फ्रांसीसी सांख्यिकी कार्यालय में निदेशक था 1796 में, और उसने राष्ट्रीय क्षेत्र को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त कर प्रत्येक को संक्षिप्त विवरण सहित प्रस्तुति का प्रस्ताव रखा। प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का हमने उस टाइम में बहुत सारे विद्वान पढ़े थे जिन्होंने अलग अलग
जो जैसे फ्रांस में, इंग्लैंड में अलग अलग उन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने की विश्व को एक नीति रीति सुझाई थी, तो इन्होंने भी यही काम किया। और इसके जो कोकुए बर्ट हैं, उनके प्रयास के फलस्वरूप फ्रांस में प्रदेशों के विभागों के प्रति रुचि जागृत हुई। तो इन्होंने जो नींव जो है बेसिक इन्होंने काम किया था। आगे हम देखते हैं विडाल डी ला ब्लांस को। विडाल डी ला ब्लांस की इमेज शो हो रही है और बहुत इंपॉर्टेंट ये ज्योग्राफर हैं। मानव भूगोल, फ्रांस में मानव भूगोल के जन्मदाता कहा जाता है इनको। इनका विस्तृत विवरण पढ़ते हैं। विडाल डी ला ब्लांस जो है, इनका समय हमने देख लिया था। आप टेबुलेटेड लिस्ट बनाओ तो आपको बहुत अच्छे से 2-3 बार अगर इनको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद भी रहने लग जाएगा ये, पर आपको इसको बार बार रिवाइज करना होगा। देखते हैं इनके बारे में। मानव भूगोल के जन्मदाता थे ये और 1872 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी। ये पूछेगा कोई नहीं, फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमको लेना होता है हर बार कि हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने कौन कौन से जो विश्वविद्यालय हैं उन्होंने इसमें काम किया। तो जैसे कि स्कूल लेक्चरर है, उसमें अगर डायरेक्ट अगर आपको ब्लांस का चैप्टर है उसमें, तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए। सारगोन वीवी में काम किया इन्होंने, विश्वविद्यालय में इकोले विश्वविद्यालय, उसमें भी अध्यापन कार्य करवाया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपना पोर्शन होता है वो होता है बुक होती है, या फिर इनका जो फील्ड वर्क होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इस पर स्टार कर सकते हो, जो भी आपको बनाना होता है चांद तारे बना सकते हो। तो इनकी बुक है 1922 में आई थी, प्रिंसिपेस दी ज्योग्राफी ह्यूमने। प्रिंसिपेस दी ज्योग्राफी ह्यूमने ये फ्रेंच में हो गई, और इसका अगर इंग्लिश में हिंदी में हम पढ़ें तो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत। आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं, कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट इनका योगदान देखते हैं। इनका योगदान, फ्रांस में मानव भूगोल को विकसित किया, मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध की व्याख्या की, जिस कारण इन्हें मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता क्यों कहा जाता है? मानव और पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध है, जो लिंकेज है, उनकी व्याख्या की। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांस का प्रादेशिक भूगोलवेता था और इन्होंने बताया कि किसी भी प्रदेश का अगर हमें अध्ययन करना है तो उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर, कोई बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है उसके नेचुरल रीजन छोटे छोटे बनाकर उसका अध्ययन करना चाहिए। और वो जो छोटा प्रदेश अपन उसको डिफाइन करेंगे, वो उस जो बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है उसकी समस्त जो विशेषताएं हैं उसका उसमें योगदान होगा। जैसे हम एक सेल के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सेल जो है छोटी से छोटी इकाई है, पर इसमें जो सारे गुण हैं वो सम्मिलित रहते हैं। उसी प्रकार से इन्होंने पेज को बताया था, जो हम नेक्स्ट डिटेल स्टडी करेंगे। देखते हैं। इन्होंने बताया था कि जो प्रादेशिक भूगोल है वो भूगोल का क्रोड एरिया है, उसकी भी आगे विस्तृत विवेचना कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको स्टेटमेंट वाइज भी याद रखना होगा ये। नेक्स्ट है, संभववादी विचारधारा के ये जनक कहलाते हैं। पॉसिबिलिज्म है जो उसके जनक कहलाते हैं। और मानव और जो प्रकृति की जो व्याख्या है उसमें इन्होंने मानव को सर्वोपरि स्थान दिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब तक जो भी अपन पढ़ते आए थे वो लगभग नियतिवादी थे, अब ये संभववादी आए हैं और इनके विचार पढ़ते हैं। ब्लांस के अनुसार प्राकृतिक वातावरण की सीमाएं निर्धारित हैं और वो मानव अधिवास के लिए संभावनाएं प्रस्तुत करता है। जो प्राकृतिक वातावरण है उसकी सीमाएं निर्धारित हैं, ऐसा इन्होंने बोला, और वो केवल संभावनाएं प्रस्तुत करता है। और मानव इसके प्रति कैसा व्यवहार करेगा यह उसकी परंपरागत जीवन शैली पर निर्भर करता है। जीवन शैली की बात इनसे पहले रेटजेल ने भी करी थी, तो पीछे वालों को भी रिवाइज करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं अपने इनका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू इट, मानव प्रकृति के खेल में स्वयं भी भागीदार है और प्रकृति की भूमिका सलाहकार से अधिक नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्होंने संभववादी विचारधारा को अपनाते हुए प्रकृति को सलाहकार से, एडवाइजर से अधिक नहीं माना, और मानव जो है उसको एक पार्टिसिपेंट माना कि वो अपने जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसमें बदलाव करने में सक्षम है, ऐसा इनका मानना था। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह ब्लांस ने कहा कि मनुष्य के क्रियाकलापों का निर्धारण प्राकृतिक वातावरण नहीं करता है। इसका सार ये हो गया कि प्राकृतिक वातावरण है वो नियंत्रणकर्ता की भूमिका में नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म,
पार्थिव जीव की संकल्पना, ये पार्थिव जीव जो कंसेप्ट है बार बार आ रहा है घूम घूम कर। हमबोल्ड रीटर में भी हमने पढ़ा था, रेडजिल में भी हमने पढ़ा था एज एन ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने भी जो एक दार्शनिक जो विचारधारा है उसके ये फॉलोअर थे। हमबोल्ड और रीटर को भी हमने समझा था, वो भी दार्शनिक विचारधारा को फॉलो करते थे। तो ये इन्होंने क्या पाया कि जो जैविक और अजैविक घटक है उनका एक योग है। ऐसे नहीं कि हमें जैविक घटकों को अलग से अध्ययन करें, अजैविक घटकों को अलग से अध्ययन करें। अगर हमें मानव का अध्ययन करता है तो उसके ऊपर जो भी वातावरण का प्रभाव है, जलवायु का प्रभाव है, जो तापमान, आर्द्रता, इनका प्रभाव है, तो अलग से उनका अध्ययन नहीं करना चाहिए, एक सम्मिलित रूप में उनका अध्ययन करना चाहिए। तो पार्थिव जीव की संकल्पना पढ़ते हैं कि पृथ्वी का धरातल एक जीव की तरह है जो अलग अलग क्षेत्रों में विकसित होता है, जिस कारण पृथ्वी धरातल पर अनेक संभावनाएं मौजूद है। संभावनाएं मौजूद है, ये इनका कोडवर्ड, चीट कोड याद रख सकते हैं। संभावनाओं का नाम आते ही विडाल डी लाप्लास होगा, और संभववादी कोई ना कोई विचारक है वो संभववादी अवश्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट है टेरेस्ट्रियल होल, पार्थिव संपूर्णता। पार्थिव संपूर्णता में आप करेक्ट कर लेना, रिटर भी आ जाता है, और टेरेस्ट्रियल होल अगर डायरेक्ट वर्ड है तो पार्थिव संपूर्णता जो है उसमें आपको ब्लांस करना है। और देखते हैं इसको। ब्लांस ने कहा कि पृथ्वी धरातल पर विभिन्नताएं विद्यमान है, लेकिन सभी भौगोलिक कारकों के पीछे एकता के नियम का योग रहता है, जहां घटनाएं क्रम से घटित होती हैं। ये हमने जब हमबोल्ट पढ़ा था तो सृजामहंग की वो पढ़ी थी हमने अवधारणा, जुसामेनहेंग भी बोलते हैं जिसको, जुसामेनहेंग, हैंगिंग टुगेदर भी बोल सकते हैं। तो वही बातें सब अलग अलग शब्द दे रहे हैं अपने अपने। तो इन्होंने क्या कहा, पार्थिव संपूर्णता कह दिया और एकता के नियम का योग रहता है। हैंगिंग टुगेदर आपको याद आ गया होगा, हमबोल्ट का हैंगिंग टुगेदर, सृजामहंगम या जुसामेनहेंग, तो इसको भी आपको रिलेट करते हुए चलना है। और इन्होंने भी क्या बताया कि जो प्राकृतिक जो घटनाएं हैं वो एक के बाद एक क्रम से घटित होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जेनेरे डीवाई की संकल्पना देखते हैं इनकी। जेनेरे डीवाई संकल्पना है, इसी से मिलती जुलती जो है वो कहा था रेडजिल ने बताई थी। लेबेनश्रम का कंसेप्ट जो दिया था, लेबेनश्रम की कंसेप्ट थी लेबेनश्रम। तो लेबेनश्रम में भी क्या बताया था कि समान जो जलवायु दशाएं हैं या समान जो परिस्थिति है वो समान जीवन शैली को जन्म देती है, वो लेबेनश्रम कंसेप्ट था। यहाँ देखते हैं जेनेरे डीवाई में ये क्या कह रहे हैं। जेनेरे डीवाई का मतलब होता है जीवन शैली की संकल्पना, रहने के तौर तरीके की संकल्पना। और इन्होंने क्या बताया जेनेरे डीवाई में कि जीवन शैली में प्रकृति की झलक दिखाई देती है, चाहे वह उसमें परिवर्तन लाता है परंतु फिर भी अमिट है। अब देखिए, एक तरफ तो ये कहते हैं कि सारे सब जगह संभावनाएं मौजूद हैं, जो मानव है वो भागीदार है परस्पर, और यहाँ ये भी कहते हैं ये कि जीवन शैली जो है, अगर कोई वातावरण में जब हम रह रहे हैं, जिसमें जैसे हम रेगिस्तान में रह रहे हैं, तो अपने जो भी हम कार्य करेंगे उसमें इस संस्कृति की झलक अवश्य मिलेगी। हम जो कपड़े हैं वो इसी हिसाब से पहनेंगे, हमारा जो खान पान होगा वो उसी हिसाब से होगा। जैसे कालाहारी मरुस्थल के जो हम उन आदिवासियों की या जनजातियों की बात करें तो उनका वातावरण के परस्पर सहयोग से ही वो वहाँ उपस्थित है या फिर वो सर्वाइवल कर पा रहे हैं। और यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि जीवन शैली में प्रकृति की झलक दिखाई देती है, चाहे वह उसमें कितना भी परिवर्तन कर ले, अपने संसाधनों का विकास करके उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करे, परंतु उसका जो क्षेत्र है, जो पर्यावरण है, वो उसमें हमेशा ही एक उस पर छाप रहेगी, तो वो अमिट छाप उस पर हमेशा रहेगी, ऐसा इनका मानना था जेनेरे डीवाई की संकल्पना में। नेक्स्ट देखते हैं, इनके अनुसार प्रत्येक समुदाय विशेष की उस स्थानीय प्राकृतिक वातावरण से सदियों की एक समायोजन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी स्थानीय विशेषता उभरी है जो अन्यत्र नहीं मिलती है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया रेगिस्तानी संस्कृति का, तो वो जो संस्कृति है उसमें बहुत मुश्किल से कई सदियों से समायोजन किया जा रहा है, वो उस वातावरण में संघर्ष करके उसके अनुकूल बने हैं।
तो वो अगर रेगिस्तानी सभ्यता हम देखेंगे, जैसे अरब कंट्रीज़ में हम जाएंगे तो वहाँ जो भी हमें जीवन शैली मिलेगी वो अन्यत्र नहीं मिलेगी। हो सकता है रेडजिल के अनुसार उनका ऐसे मानना है कि जहाँ भी रेगिस्तानी जो कल्चर होगा वहाँ वो मिलेगी, पर डायरेक्ट एज इट इज़ नहीं मिलेगी। कि हाँ, अरब प्रायद्वीप में जो विशेषताएं हैं, खान पान की जो शैली है, संस्कृति जो है, उनकी राजनीति जो है, वही सेम टू सेम हमें कालाहारी मरुस्थल में मिल जाए या नूबियन डेजर्ट में मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसके अनुसार? ब्लांश के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं पेज की संकल्पना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट में, आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जेनरेटिव आई की संकल्पना, पेज की संकल्पना, तो आपको शब्द याद रखने हैं, किस ज्योग्राफर ने क्या शब्द दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट में। तो देखते हैं पेज क्या होता है। पेज अर्थात लघु प्रदेश। पेज अर्थात लघु प्रदेश, छोटे छोटे प्रदेश, छोटे छोटे रीजन, स्मॉल रीजन। तो ब्लांस ने क्या बताया है, किसी भी अगर हमें बड़े प्रदेश का या प्राकृतिक प्रदेश का अगर हमें अध्ययन करना है तो उसके लिए इन्होंने क्या बताया, उस प्रदेश को छोटे छोटे प्रदेशों में पेज में डिवाइड करके हम उसको अध्ययन कर सकते हैं। पेज जो है वो उस जो भौतिक प्रदेश है या सांस्कृतिक प्रदेश है उसकी समस्त विशेषताओं को ये अपने में सम्मिलित करने वाली इकाई होती है। तो आप ये मत समझना कि अगर हमने किसी बड़े प्रदेश के छोटे छोटे भाग कर दिए तो उसमें उसके जो सभी गुण हैं या नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये उसी प्रकार से जैसे हम कोई पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी में, पॉपुलेशन का अगर हम कोई स्टडी करेंगे तो हम एक सैंपल लेते हैं, नमूना लेते हैं सैंपल। तो वही सैंपल किस प्रकार से लेते हैं कि वो उस जो समग्र जो पॉपुलेशन है उसकी विशेषताओं को रखता है अपने में, तो उस प्रकार का सैंपल लेते हैं। तो आप पेज को समझ पाए होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा और इसका डिटेल स्टडी लेना चाहें अपन तो देखते हैं, अगर नेट के हिसाब से देखें तो वो मोर देन सफिशिएंट है, और कॉलेज लेक्चरर या फिर कोई इंटरव्यू एंट्रेंस एग्ज़ाम के हिसाब से देखें, स्कूल लेक्चरर के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा डिटेल स्टडी लेते हैं हम इनका। ब्लांस ने पार्थिव एकता टेरेस्ट्रियल यूनिटी का विचार विकसित किया और यह मत व्यक्त किया कि जो सभी जो भौगोलिक विकास के पीछे एकता के नियम का योग है। एकता के नियम का योग हम्बोल्ट, रेटर सब ने बताया, क्योंकि ये दार्शनिक विचारधारा के विचारक हैं। देखते हैं, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि पार्ट्स आर कोऑर्डिनेटेड इनटू द कंसेप्ट ऑफ अर्थ होलनेस, कि अगर हम संपूर्णता में अध्ययन करें पृथ्वी का तो उसके जो भी पार्ट्स हैं, जो भी भाग हैं, वो अभिन्न अंग हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर फर्दर डिटेल स्टडी कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। पार्थिव एकता के बारे में पढ़ते हैं हम। पार्थिव एकता का जो विचार है हम्बोल्ट से चला आ रहा है, तो ये जो विचार है ये वनस्पति भूगोल से लिया गया है। वनस्पति भूगोल में हमने पढ़ा था कि हम्बोल्ट को वनस्पति भूगोल का पिता कहा जाता है। तो आप इसको लर्न करना कि हम्बोल्ट ने भी वनस्पति जो भूगोल है वहीं से इसकी अवधारणा को लिया है, और उसने भूदृश्य के व्यक्तित्व में वनस्पति के प्रकटीकरण को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रदेश पे किस प्रकार से वनस्पति का प्रकटीकरण होता है उसका वर्णन किया है। वो हमने हम्बोल्ट में डिटेल स्टडी किया था, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, जीन ब्रूस। विडाल डी ब्लांस के बारे में अच्छे से हमने अध्ययन कर लिया है, अब अपने पढ़ेंगे जीन ब्रूस को। जीन ब्रूस का समय है 1869 से 1930। ब्लांस के शिष्य थे ये। और एक बात नोटिस करने वाली है कि आगे जो भी ऑलमोस्ट जितने भी पढ़ेंगे हम फ्रांसीसी भूगोलवेता, वो किसी न किसी रूप में ब्लांस से जुड़े होंगे, ब्लांस के शिष्य ही होंगे, या फिर ब्लांस के एक तो दामाद भी आएंगे, डी मार्टोनी। तो देखेंगे हम ब्लांस के शिष्य होंगे ऑलमोस्ट, तो ये आपको मिल जाएगा, ये लाइन कॉमन मिल जाएगी लगभग सभी में। देखते हैं इनका आगे अध्ययन करते हैं। ये भी मानव भूगोलवेता थे, इतिहास और भूगोल में इन्होंने अध्ययन किया था। इनकी बुक जो है वो हमें याद रखनी होती है, हर बार हमें बुक्स जो हैं उन पे मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना वर्क है जो लगभग बुक्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा। आप अच्छे से स्टार बनाना, इसमें मेरा स्टार अच्छा नहीं बन रहा है। बुक है इनकी ला ज्योग्राफी ह्यूमन, ये भी मानव भूगोल की बुक है।
लगभग जो है वो मानव भूगोल वेता ही मिलेंगे आपको इनमें। इनकी रुचि देखते हैं। रुचि इनकी मानव भूगोल और बस्ती भूगोल में, रुचि जो है वो भी पूछी जा सकती है कई बार। मानव भूगोल और बस्ती भूगोल में जो सेटलमेंट ज्योग्राफी है उसमें इनकी रुचि थी। विशेषता पढ़ते हैं। नगरीय आकारिकी और ग्रामीण आकारिकी पे इनका अध्ययन था, इनका वर्क था, और फ्रांस के ये संभववादी विचारक थे। जो अपन ने पहले पढ़ा था ब्लांस, वो भी संभववादी थे और ये भी संभववादी हैं। इनके अनुसार मानव वातावरण का दास नहीं है। यही बात जो है हम पहले भी देख चुके हैं कि जो प्रकृति है उसमें सहभागी है। ये किसके शब्द थे? सहभागी वाले शब्द थे विडाल डी ला ब्लांस के। योगदान में देखते हैं ज्योग्राफी ह्यूमन जो इनकी बुक थी उसका प्रकाशन 3 खंडों में किया, और 3 खंडों में क्या क्या बताया उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। ज्योग्राफी ह्यूमन जो बुक है इनकी प्रथम खंड में वॉल्यूम फर्स्ट में या जिल्द फर्स्ट में भी लिखा आ सकता है। हिंदी में शब्दों को ध्यान में रखने की बजाय अगर आप इंग्लिश में रखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको, बिकॉज जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें इंग्लिश और हिंदी में इतना आपको कन्फ्यूज़न मिलेगा ना कि आपके 2-3 क्वेश्चन, तो अगर आप अवेयर नहीं रहोगे इस बारे में तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके इजीली आराम से गलत हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको ये वाले मिस्टेक नहीं करके आनी है, मैं यही बता रही हूँ आपको। अच्छे से ध्यान में रखिए, जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आती है उनका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। तो वॉल्यूम फर्स्ट में क्या अध्ययन किया इन्होंने? पृथ्वी के विभिन्न रूपों में प्रयोग की विवेचना की इन्होंने। पृथ्वी के क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं उनका इन्होंने वर्णन किया। तो क्या क्या उपयोग हो सकता है? मकान बना सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं और आवासीय उपयोग कर सकते हैं, ऐसा इसमें वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम सेकंड या जिल्द सेकंड। वॉल्यूम सेकंड में क्या है? मानव द्वारा वनस्पति और जंतुओं पर विजय का वर्णन है। वनस्पति पर विजय कैसे की? कृषि कार्य करके। और जंतुओं पर विजय कैसे की? पशुपालन कार्य करके। जब मानव विकसित नहीं था तो वो भी एक पशु के समान था। धीरे धीरे उसने कृषि कार्य शुरू किए। सबसे पहले आग का आविष्कार किया, फिर कृषि कार्य विकसित किए, फिर पशुओं को पालतू बनाया और काम में लेना शुरू किया। तो ये इन्होंने वॉल्यूम सेकंड में वर्णन किया है। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम थर्ड में इन्होंने क्या बताया? मानव द्वारा किए गए उत्खनन कार्य का वर्णन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्खनन कार्य जो है, खनन कार्य जो है, उनका वर्णन किया और इसको डकैती अर्थव्यवस्था भी बोला इन्होंने। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिटेल स्टडी भी करेंगे। समझते हैं आगे इसको। इन्होंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिए, उनके बारे में पढ़ते हैं, इसका भी डिटेल स्टडी कर लेंगे। देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल जो हैं वो, जैसे विडाल डी ला ब्लांस का पार्थिव एकता का सिद्धांत है, उसी प्रकार से जीन ब्रूस के क्रियाशीलता का सिद्धांत और अंत्यक्रिया का सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन और एक्टिविटी, एक्टिविटी और इंटरेक्शन नाम याद रख लेना आप। क्रियाशीलता का सिद्धांत और अंत्यक्रिया का सिद्धांत पढ़ते हैं इसको। जो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी है उसमें बताया कि समय के अनुसार भौतिक और सांस्कृतिक परिघटनाओं में सतत परिवर्तन होता रहता है, कि अगर हमें किसी भी घटना का अध्ययन करना है तो उसमें क्या रेफरेंस लेंगे? टाइम जो है उसको रेफरेंस लेके करेंगे, क्योंकि समय के साथ हम देखेंगे कि जो पर्वत हैं वो भी अनाच्छादन प्रक्रमों के अंतर्गत उनकी भी जो ऊंचाई है उसमें कमी आती रहती है। जो नदी के डेल्टा है उसमें भी परिवर्तन आता रहता है। नदियां हैं जो अपना डेल्टा है वो या तो कहीं और बनाने लग जाती है, जैसे हांगो जो नदी है, यांगटे से नदियों के डेल्टा में परिवर्तन आ जाता है। और अन्य जो भौतिक जो भी कारक हैं वो समय के संदर्भ में बदलते रहते हैं। हांगो जो नदी है वो पहले डेल्टा बनाती थी उसमें येलो सी में, और वर्तमान में जो डेल्टा बनाती है वो बनाती है बोहाई या पोहाई की खाड़ी में। तो येलो रिवर भी बोलते हैं इसको, येलो रिवर आपको शायद याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप इसको एटलस में स्टडी कर सकते हैं। येलो रिवर भी बोलते हैं इसको। पहले ये येलो सी में डेल्टा बनाती थी और वर्तमान में ये पोहाई की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। तो कहने का मतलब ये है कि क्रियाशील जो कारक हैं वो समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, यही सिद्धांत है। कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को रट लेते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हाँ अगर इसको समझाएं तो किस प्रकार से समझाएं। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत है वो समय पे बेस्ड एक प्रिंसिपल है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है अंत्यक्रिया का सिद्धांत। अंत्यक्रिया का सिद्धांत है, इसमें क्या बताया है
कि जो समस्त भौतिक और जो सामाजिक परिघटनाएं हैं या जो कारक हैं वो परस्पर अंतर संबंधित है। ये बात बहुत बार रिपीट कर चुके हैं हम। अंतःक्रिया से पता ही चल रहा है, इंटरेक्शन, इंटरलिंकेज कह सकते हैं इसको, और एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आपको दोनों प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मानव भूगोल में देखा जाए तो 2-3 सिद्धांत पढ़ते हैं अपने बेसिकली। जो विडाल डी लाप्लास है उनका पार्थिव एकता का सिद्धांत, और जो जीन ब्रूस है उनके 2 सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का वर्णन पढ़ते हैं आगे। एक इनकी जो महत्वपूर्ण एक रचना थी, बुक थी जो, वो भी देख लेते हैं। ज्योग्राफी ह्यूमने ईसाई डी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव 1910 में आई थी। तो ये भी आप फ्रेंच लैंग्वेज में है ये, और 1910 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने मानव भूगोल जो है उसको 3 क्षेत्रों में सीमित बनाया, 3 क्षेत्रों में सीमित बनाया। इससे पहले भी अपन ने 3 क्षेत्र पढ़े थे। देखते हैं कौन कौन से हैं। मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय, पौध व पशु जगत, अधिकार से जुड़ी वस्तुएं, और ध्वंसकारी अथवा विनाशकारी अर्थव्यवस्था से प्रकृति पर प्रहार और उसे निर्धन बनाने की क्रियाएं, जिन्हें डकैती अर्थव्यवस्था भी कही जाती है। वही पॉइंट्स हैं, उनको थोड़ा डिस्क्राइब किया है, डिटेल किया है। देखते हैं आगे। प्रादेशिक भूगोल जो है इसको इन्होंने बहुत वाइड, इनका जो प्रादेशिक भूगोल का जो क्षेत्र है उसका विस्तार बहुत ज़्यादा बताया था इन्होंने। हमें लगता है कि प्रादेशिक भूगोल में सिर्फ और सिर्फ जो कोई प्राकृतिक प्रदेश है उसकी जो भौगोलिक घटनाएं हैं उनका ही वर्णन किया जा सकता है, लेकिन इनके अनुसार जो प्रादेशिक भूगोल है उसमें महामारी, रोगों, प्राकृतिक अभिवृद्धि, नैतिक आदतें, सामाजिक नियम, सामाजिक संगठन, सामूहिकताकरण, स्टॉक कंपनियों के वित्तीय क्रियाएं, यहाँ तक कि वित्तीय क्रियाओं को भी इन्होंने शामिल कर लिया था। और बड़े शहरों में अराजकता जैसे असीमित विषय सम्मिलित हैं। बड़े शहरों में अराजकता कैसे हो सकती है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो संसाधन कम पड़ने लग जाते हैं, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर अराजकता फैलती है, चोरी, लूटपाट, ऐसी घटनाएं घटती हैं, और जो भी सामाजिक जो कुकृत्य हैं वो वहाँ पर घटित होते हैं। तो इन्होंने बहुत वाइड एक जो प्राकृतिक भूगोल जो है, प्रादेशिक भूगोल जो है उसका बहुत विस्तार बताया इन्होंने। तो इनके जो विचार थे वो हमने पढ़े। नेक्स्ट देखते हैं कि इनका ऐसा मानना था कि जो भूगोलवेत्ता अगर प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करेगा तो वो इन सभी घटनाओं का जो भी हमने पढ़ा, सामाजिक संगठन, सामूहिकताकरण, नैतिक आदतें, समाज में अराजकता, जो भी बहुत वाइड इन्होंने एरिया बताया, उसका अध्ययन है वो भूतल के तथ्यों से संबंधित करके करेगा। जैसे कि प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करना है तो वहाँ के जो भी कारक हैं, जो भी घटनाएं हैं, उनको उस प्रदेश के भौतिक जो हैं घटनाएं हैं उनके हिसाब से, भूतल के तथ्यों के हिसाब से उनका अध्ययन करेगा। ब्रूस की क्या मान्यता थी? वही संभववादी मान्यता थी कि प्रकृति है वो आदेशात्मक नहीं बनी है, वह अनुमति बोधक है। अतः प्रदेश के विस्तृत अध्ययन में अनेक प्राकृतिक व सांस्कृतिक कारकों का योग पाया जाता है। प्राकृतिक व सांस्कृतिक कारकों का योग बताया इन्होंने भी, और वही 2 सिद्धांत दिए इन्होंने, क्रियाकलाप, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। ये हमने डिटेल में स्टडी कर ली थी इनकी। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, एक बार फिर देख लेते हैं। सभ्यता के विकास के आधार बताए 4 तथ्य: प्रमुख आवश्यकता, भूमि का शोषण, खनिज और कृषि, सामाजिक भूगोल और राजनीतिक सांस्कृतिक भूगोल। सभ्यता के विकास के आधार के तथ्य, ये आप पॉइंट ध्यान रखना। और मानव भूगोल के क्षेत्र और कार्य पद्धति के लिए 3 तथ्य, मानव भूगोल के 3 तथ्य और सभ्यता के विकास के आधार पर 4 तथ्य। तो 3 और 4 में कंफ्यूज नहीं होना है। 3 तथ्य पहले ही देख लिए थे और अभी 4 तथ्य देख लिए हमने, 4 और 3 तथ्य। और इन्होंने खनिजों को निकालने की अर्थव्यवस्था को लुटेरी अर्थव्यवस्था या रोबरी इकोनॉमी कहा था। तो इसको ध्यान में रख लेना, रोबरी इकोनॉमी, ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अल्बर्ट डिमांजिया। अल्बर्ट डिमांजिया के बारे में पढ़ते हैं। अल्बर्ट डिमांजिया का टाइम है 1872 से 1940, और सारगोन विश्वविद्यालय में सोशल ज्योग्राफी के ये प्रोफेसर रहे थे
11 से 1940। तो ये पूछा तो नहीं जा सकता, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हाँ इन्होंने सारगोन विश्वविद्यालय में भी काम किया था। नेक्स्ट, ब्लांस के शिष्य थे, ये हमने पहले भी देख लिया था पॉइंट। और अध्ययन विषय है इनके फ्रांस के गांव और बस्तियां, इनके अध्ययन के विषय थे। और हमें अध्ययन विषय पे फोकस रखना है और बुक्स पे फोकस रखना है। बुक्स देखते हैं इनकी। 1905 में आई थी पिकार्डो का भूगोल और 1942 में आई थी प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की समस्याएं। अब आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा, बुक्स के नाम आपको याद रखने होंगे, टेबुलेटेड फॉर्म में रखिए चाहे, या फिर इनको बार बार रिवाइज करके करिए। और इन्होंने क्या किया, मानव भूगोल की परिभाषा दी। मानव भूगोल की परिभाषा में इन्होंने क्या बताया कि मानव भूगोल में समाज के भौतिक वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक वातावरण को मानव भूगोल में इन्होंने अंतर संबंधित बताया, संबंधों का अध्ययन बताया। नेक्स्ट, तीसरी जो बुक है इनकी वो है अमेरिका एंड द रेस फॉर वर्ल्ड डोमिनेशन, रेस फॉर वर्ल्ड डोमिनेशन। और मानव भूगोल व सामाजिक भूगोल में इन्होंने अधिक कार्य किया। मानव भूगोल व सामाजिक भूगोल में इनका वर्क है, 3 इनकी बुक है। अध्ययन के विषय थे इन्होंने जो फ्रांस के गांव है, बस्तियां हैं, या सेटलमेंट भी बोल सकते हैं, फ्रांस में जो सेटलमेंट ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, उस पर इन्होंने काम किया। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल स्टडी में। अल्बर्ट डिमांजिया शिष्य थे और मोनोग्राफ था ये, जो पिकार्डी का भूगोल जो है उसकी, ये फ्रेंच लैंग्वेज में है, ला पिकार्डे एट लेस रीजन वेसिनेस। तो कई बार होता है कि ये भी आ जाए नाम, पर आपको ला पिकार्डे तो नाम होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, ताकि पिकार्डे को आप एक पॉइंट लेकर आप पता कर पाओ कि हाँ ये डिमांजिया की बुक है या उसका मोनोग्राफ है। देखते हैं इसमें, मार्टोनी डिमांजिया का मित्र था, परंतु उसने अपना ध्यान मानव भूगोल पर आकर्षित किया था और ये एनाल्स पत्रिका का संपादन किया था। और डिमांजिया ने जीवन भर फॉर्मों संबंधी भौगोलिक चिंतन किया। वही बात कि जो सेटलमेंट जो ज्योग्राफी है उस पर इन्होंने काम किया था। तो आज का लेक्चर कैसा रहा, लेवल कैसा था, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो।